जैव विविधता क्या होता है ये? थोड़ा सा आइडिया है कुछ? बहुत बड़ा और ये हर्ट कहा जाता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का हृदय है ये चैप्टर, जैव विविधता। जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, पेड़ पौधे, ये सब पाए जाते हैं। एग्जैक्टली, है ना। जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे मान लो अगर हम ऐसे कर लें कि दो ठो जंगल है ना। एक जंगल है जहां पर 10 आम के, है ना, 5 जामुन, है ना, 4 बाघ, 3 बकरी, है ना, है। वहीं पर एक जंगल है जहां 1,000 आम और 5,000 बकरी हैं। ये बताइए, ए और बी में बायोडायवर्सिटी ज्यादा कहाँ है? ए में। यहाँ पर बात नंबर की नहीं करी जा रहा है। यहाँ पर बात किया जा रहा है भाई कि ये जो अ, इनके नंबर कितने हैं, प्रजातियां कितनी हैं। किसी जगह पर अधिक से अधिक प्रजातियां होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब कि वो जगह है जहां पर अधिक से अधिक लोगों के लिए वो सुटेबल है। ठीक। तो इस कारण से अगर हम इस तरह देखें तो सबसे सुइटेबल जगह अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो कौन सी होगी जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है? पहला क्वेश्चन ही यहां से उठ करके आता है। विषुवत रेखा पे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब भी तुम कह रही हो कि फार्म नहीं भरोगे? फार्म भर दो, सोचो मत। तैयारी हो चुकी है तुम्हारी ठीक ठाक, है ना। रिजल्ट देने लेवल पे पहुंच रही हो, धीरे 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 धीरे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी, है ना। क्यों? अच्छा ये बता दो क्यों। जैव विविधता, ये पेपर में क्वेश्चन था, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती जाती है? कम बढ़ती होती जाती है कि जाती है। घटती जाती है, क्या होता है? ध्रुवों की ओर घटती जाती है। हाँ, जैव विविधता ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ठीक, रिड्यूस हो रही, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शायद वर्ष भर यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वर्षा ज्यादा होता है। बिल्कुल। और और मुख्य जो कारण थे आपने बता ही दिया। एक तो यहाँ पर पेड़ पौधे जब जहां पर डाइवर्स होंगे तो वहां पर जीव जंतु भी डाइवर्स हो जाएंगे, उन पर डिपेंडेंट जो जीव हैं वो भी डाइवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विषुवत रेखा पर, तो सूर्य की किरणें वर्ष भर आपतित हो रही हैं। अपेरेंट माइग्रेशन सूर्य का भले हो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड, लेकिन ये वो जगह है जहां पर हमेशा सूर्य का ताप मिलता रहेगा। दूसरी चीज, ये लो प्रेशर जोन है ना। लो प्रेशर जोन है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो उठ करके हवा ऊपर उठ गई, लो प्रेशर पैदा हुआ तो हवाओं का बहाव दोनों तरफ से देखने को मिलता है। जो ट्रेड विंड्स तो होती हैं उनका बहाव किधर को होता है? इधर को होता है ना। और ये गर्मा गर्म समुद्र से लेकर के आ रही भाप से ठीक ठाक वर्षा कर देती हैं यहाँ पर। एक यूपीएससी का क्वेश्चन था 2015 प्री, है ना, उसमें पूछा गया था कि एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, क्लू, है ना, कि यहाँ पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कि हमेशा तापमान एक समान बना रहता है, दैनिक और वार्षिक तापांतर में जो अंतर है नगण्य होता है, मतलब कि दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठंडी गर्मी के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, और दोपहर के बाद, दोपहर तक मौसम बड़ा साफ बना रहता है, और दोपहर के बाद लगभग दैनिक वर्षा होती है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था कि आईएएस का क्वेश्चन था ये, ऑप्शन दिया गया था भूमध्य सागरीय जलवायु, विषुवतरेखीय जलवायु,
टाइगा प्रकार की जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाता है? विषुवत विश्वत रेखीय रेखीय जलवायु हो जाती है, जलवायु। क्योंकि विषुवत रेखा पर रोज बारिश, यहाँ पर जहां बारिश तो वहां पर पेड़ भी, यहाँ के वृक्ष भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, इतने मोटे मोटे वृक्ष हैं कि उनके बीच में होल कर दो तो एक सड़क निकल जाए, वहां ट्रकें निकल जाए, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा घना अंधकार भी देखने को मिलता है, इतने खतरनाक खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जिनके कारण वहां पर मानव के लिए अभी एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन तब भी कुछ जनजातीय लोग जैसे रेड इंडियंस सदाबहार वनों में, वहां के अमेजन के ना वहां पर पाए जाते, घाना नाइजीरिया कांगो के जंगलों में भी, है ना, कुछ प्रजातियां हैं जो यूनिक है, जैसे अमेजन के रेन फॉरेस्ट में अनाकोंडा पाया जाता है, घाना नाइजीरिया कांगो के जंगलों में गुरिल्ला पाया जाता है, थाईलैंड में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये सब वो जगहें हैं जहां पर सूर्य की किरणें मतलब विषुवत रेखा पर आते हैं। तो अब जैसे जैसे तापमान और वर्षा कम होती जाएगी, उत्तरोत्तर बायोडायवर्सिटी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना? यही तो, यही तो आपने बताया, एकदम सही उत्तर बताया तनु आपने, है ना? बहुत बढ़िया। चलो, देखो यही कहते हैं कि अगर आप क्लास में बैठोगे, है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको बुद्धिमान होने से रोक सके। पहली चीज तो क्या है? बुद्धिमान होना है। और अगर आप बुद्धिमान हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको जो है सेलेक्ट होने से रोक सके। ठीक है, यानी सेलेक्ट होने से हमें रोकता कौन है? सरकार तो आपको सेलेक्ट करना चाहती है, इसलिए एग्जाम करवा रही है वो, उसे चाहिए योग्य लोग। हम रोकते हैं स्वयं अपने आप को, अपनी आदतों की वजह से, है ना। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि हम बड़े विदुषी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और जो पेपर दे करके आते हैं तो पता चलता है कि सबसे खराब नंबर पूरी क्लास में उन्हीं के, है ना। तो वो भ्रम वहीं टूट जाता। कुछ लोगों का कभी नहीं टूटता, कुछ लोग सरकार को दोष देने लगते हैं, है ना, कि ये तो हमारे साथ खेल, कुछ लोग भगवान को दोष देने लगते हैं कि हम तो बड़े योग्य हैं। अरे योग्य है तो आ करके एक टेस्ट में दिखाओ पास हो करके ईमानदारी से, तब माने कि योग्य हो, है ना। चलिए, तो ये था बायोडायवर्सिटी, है ना। यहाँ पर बात लिखी गई है ना सविता? जहां पर कोई डाउट हो, आप भी देखो रेगुलर हो, है ना। आप जैसे लोग और भी बहुत सारे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, इनका सबका भला होगा, जो भी पढ़ेगा। और यही नहीं, एक भी विषय में सारे क्लासेस ज्वाइन करिए सब लोग, सारी क्लासेस को डेडिकेटेड के साथ में देखिए, सुनिए, पढ़िए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों, जानवरों, कवकों, है ना। देखो पौधों, पौधा ही है यह भी, लेकिन यहाँ पर कवकों को अलग क्यों लिख दिया गया? यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक तरह का डिकम्पोजर होता है, एक कोशिकीय है ना, शैवाल और कवक। तो थोड़ा सा उसको यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर को अलग कर दिया गया, बहुकोशिकीय। पादप प्रजाति के अंतर्गत ही आता है कवक, और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जा रही है प्रजातियों में, है ना, तो वो है पौधों की प्रजातियों में, वो है कवक। पौधों में अगर कोई चीज सबसे, अगर पूछा जाए कि पौधों सबसे ज्यादा प्रजातियां पादप प्रजातियों में निम्नलिखित में से किसकी हैं, तो वहां पर जो उत्तर होगा वो है फंजाई। और अगर ओवरऑल में पूछा जाए कि पौधे और जंतु दोनों मिला दिए जाएं तो सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी होगी, तो क्या हो सकता है? तब जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया को जगह नहीं दी गई वर्गीकरण में, क्योंकि वो उनको काउंट ही नहीं कर पाए कभी। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट कैटेगरी बना करके, है ना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रजाति है तो वह है इंसेक्ट की स्पीसीज है। तो इस पर टिक मार देना, तुरंत सही हो जाएगा। कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हैं, बहुत तरह के हैं, है ना। तो जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, है ना, वो फेवरेबल कंडीशन दे रहा है। जहां पर सब फले फूले, वही तो उत्तम जगह है। इसका मतलब पृथ्वी पर सर्वोत्तम देश कौन सा है?
जहां पर सभी फल फूल रहे हो बिना किसी, देखो, अगर चार लोग रहेंगे, चार बर्तन हैं तो ठनकेंगे, छुटपुट तो होता ही रहता है ना। लेकिन सबसे बढ़िया अगर कोई पृथ्वी पर जगह इस तरह से देखी जाए, इस बात नहीं कि हम इस देश के वासी हैं भारत के तो बोल रहा हूं, ऐसे प्रैक्टिकली देखे, कोई अमेरिका का बैठ करके कोई बात करे, डिबेट करे है, और बताए कि उसके देश में कितनी धर्म के लोग हैं, है ना, कितनी बोलियां बोली जा रही हैं उस देश में, है ना, कितनी जातियां हैं वहां, जो नैसर्गिक रूप से वहां पर सनातन काल से फल फूल रही हैं, और सबके लिए सुविधा दी जा रही है सरकार की तरफ से भी। सरकार भी हमारी बहुत अच्छी है ना। तो वो है हमारा प्यारा भारत देश, है ना। तो गर्व से कहो कि भारतीय है ना। और कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि हम सब महान संस्कृति, है ना। देखो ये देखिए, सांस्कृतिक मूल्य भी प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि बायोडायवर्सिटी बस केवल जीव जंतु प्रदान कर रहा है, सांस्कृतिक मूल्य भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि अगर सांस्कृतिक मूल्य नहीं प्रदान करेगा तो आपस में डाइवर्सिटी नहीं रह जाएगी। एक तो चंपक में कहानी सुने होंगे आप लोग कि संधि हुआ था, उसमें जंगल बुक में था कि किसी में था, मैं बचपन में देखा था, है ना। उसमें था कि अगर जंगल में सूखा पड़ जाए, है ना, जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग, वो आकर लिखे तो कहाँ के ऊपर फिल्माया था, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश पर। तुम क्या करने के लिए अमेरिका से यहाँ आए, अपना नॉवेल लिखने के लिए, रुडयार्ड किपलिंग, है ना। जिसको भी महान कुछ जानना होगा उसे भारत आना होगा, तभी वो जान पाएगा बहुत सारी चीजें जो वो एक जगह बैठ करके नहीं देख पाता था, है ना। कोपेन ने अपना जब रिसर्च करना शुरू किया था तो उन्होंने अपना रिसर्च भारत पर किया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी तरह की जलवायु है उतना एकमात्र एक देश में है, ABCDE, पांच तरह की जलवायु, और कुछ गंगेटिक टाइप की जलवायु कुछ अलग भी यहां पर है जो पूरी दुनिया में भी नहीं है। इतना डाइवर्स है हमारा देश, और यहाँ पर सभी फले फूलते हैं, कोई भी कहीं लात खाता है तो भाग के भारत आता है ना। वहां पर जो क्या कहते हैं बौद्धों को पीड़ित किया गया, किसने जगह दी? हमारे प्यारे हिंदुस्तान ने जगह दी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में कहा आओ रहो, मदर इंडिया, माँ का जो है हृदय विशाल है ना। रोहिंग्या कूटे गए, वो भी भाग के आए, यहीं पर छुपे हैं, कहीं इधर रह रहे हैं, चार चपोरी में जाकर के रह रहे हैं, बांग्लादेशी, असम के चार चपोरी छोटे छोटे वो हैं, उन पे वहां जाकर रह रहे हैं, है ना। मदर इंडिया सबके लिए है, लेकिन दुष्टता करोगे तो फिर माँ के एक हाथ में निप्पल का बोतल भी है, दूसरे में क्या है, बेलन भी है ना, चप्पल भी है, पड़ेगी भी। हम्म। यहाँ रहना है तो काहे किस तरह से डाइवर्सिटी जहां होती है वहां सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, आपस में भाईचारा। जंगल में क्या बताया गया था रूढ़ कि यहाँ भारत के जंगलों में भी जब सूखा पड़ जाता था, है ना, तो वहां के जो जंतु थे, मतलब बाघ और बकरी को अब नहीं खाता था बाघ, वहां पर नदी किनारे नहीं खाएगा, ये संधि हुई थी कि पानी पीने तुम जाओ जहां पर, क्योंकि पानी के और स्रोत नहीं है। तो मतलब ये देखा गया था, है ना, कि बाघ और बकरी हिरन सब एक साथ पानी पी करके वहां से चले जाते हैं। इतना मेच्योर है हमारे यहाँ का मांसाहारी शेर भी। रामायण में भी तो लिखा गया है कि राम राज्य में बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे नदी पर, नदी पर कोई बवाल नहीं काटा जाता था। तो ये क्या है, जहां के जानवरों में ये सभ्यता और संस्कृति है, वहां की मानव में क्या सभ्यता और संस्कृति होगी, है ना। तो जब भी विविधता का नाम आ जाता है, वो कैसी भी विविधता हो, भाषाई विविधता हो, जैव विविधता हो, राजनैतिक विविधता हो, जातीय विविधता हो, धार्मिक विविधता हो, उच्चावचीय विविधता हो, भौगोलिक विविधता हो, तो वहां पर पूरी धरती पर केवल एक नाम पूरे
दो देशों से पूछो, कौन से देश का नाम निकलेगा? पूछो, एक ही नाम है, सबके मुंह पर आएगा, है ना? वो है क्या? हमारा प्यारा भारत देश। है कि नहीं? क्यों तनु जी? कितने लकी हैं हम लोग कि हम लोग भारत में जन्म लिए, है ना? कौन सा श्लोक है इसके लिए? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना? ये केवल भारत के लिए है। दूसरी जगह पैदा हुए दूसरे देश में तो नहीं, भारत में पैदा होना होगा, तब माना जाए। दूसरे देश में कौन सा कल्चर है ना? जाके देखो कौन सी कल्चर है। वहां पर शादियां होती हैं, चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक। यहाँ क्या है? यहाँ पर इतने सारे देवी देवताओं को साक्षी मान करके, है ना, विवाह करा दिया जाता है कि 7 जन्मों तक का बांध दिया गया, जाओ भैया। ये है अटूट संबंधों की बात की जा रही है। ये सत्य है कि असत्य है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत देश में जब एक बार रिश्ते बनते हैं, है ना, वो चाहे कैसा भी रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, तो वो अत्यंत अटूट और प्रगाढ़ होता है ना? ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैव विविधता को आनुवांशिक, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता में वर्गीकृत किया गया है। इसका नीचे स्लाइड है, अभी हम लोग इसको समझेंगे कि आनुवांशिक विविधता क्या होती है, प्रजातीय विविधता क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र में इन दोनों विविधताओं का, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, तीनों को देखेंगे। तीनों में अलग अलग अंतर लिखने के लिए मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। हाँ, अगली बात, जैव विविधता प्राकृतिक दुनिया और पृथ्वी पर जीवन के स्वास्थ्य में अद्वितीय भूमिका निभाता है। हाँ ठीक है। बहुत सारे जीव, मल्टी फूड चेन क्या होगी, इससे स्ट्रांग हो जाएगी। अगर जीवधारियों के पास खाने पीने के लिए एक ही चीज हो, है ना, तो अगर वो एक चीज खत्म हुई तो दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उस दूसरी प्रजाति को खाने वाला जीव भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर मल्टीपल सोर्स है खाने पीने के, है ना, तो वहां पर कोई इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती है एक ही चीज पर कि इसको खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, ऐसा नहीं है हमारे देश में, है ना? लेकिन ठीक है, अब थोड़ा देश के दायरे से बाहर आकर के देखते हैं, विश्व वसुंधरा को देखते हैं, अपनी पृथ्वी को, है ना? तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर कल्चर, पूरे पृथ्वी को हम एक समुदाय, एक परिवार मान करके देखें, ग्लोबलाइज कर लें अपने आप को, है ना, तो पाएंगे कि हमारा पूरी पृथ्वी पर सांस्कृतिक विविधता निष्ठ है ना? आनुवांशिक विविधता भी देखने को मिलती है, प्रजाति विविधता भी, और पारिस्थितिकी तंत्र की भी विविधता देखने को मिलती है। तो कैसे खत्म होती है प्राकृतिक विविधता, बता रहा है कैसे। जीवों को प्राकृतिक आवास के विनाश, इस पर आगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी नाम का चैप्टर है बड़ा सा, तो उसमें पढ़ेंगे। ये जैव विविधता एक ऐसा अध्याय है जहां से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बिना पूछे यूपीएससी रह ही नहीं सकता। 5 क्वेश्चन फिक्स, एक चैप्टर, मोर देन 5, मोर देन 5। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और मेंस में भी भर भर के क्वेश्चन आएगा। पेपर 3 में उठा के बायोडाइवर्सिटी देखोगे, है ना, 8 8 10 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटी चीज नहीं है भाई। तो उसको आपको उसी भाव में पढ़ना होगा, उसी मेच्योरिटी से पढ़ना होगा कि आपके लेखनी में कुछ ऐसा दृष्टिगोचर हो, है ना, कि जो एग्जामिनर है पढ़े तो आह्लादित हो जाए, है ना, मन से नंबर दे आपको, दया से नहीं। दया कमजोरों को, भिखारियों को चाहिए होती है, समझे ना? सशक्तों को नहीं चाहिए होती है दया। ठीक है, तो ऐसा लिखो कि मोहित हो जाए दुनिया। ठीक, तो कैसे हम ऐसे पूछे बिना पढ़ाए, बताइए कि कैसे कहीं की बायोडायवर्सिटी समाप्त हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे हटा दें थोड़ी देर के लिए इसको हम, है ना, तो कैसे, बताइए।
क्या क्या सिस्टम बन सकता है जिससे कि जैव विविधता ह्रासित हो सकती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है आगे, लेकिन देखना चाहते हैं कि कुछ अगर समझ पाए हैं होंगे तो बता पाएंगे। जैव विविधता ह्रासित कैसे हो सकती है? जैसे मान लो किसी जगह पर बहुत सारा जीव जंतु है, फिर वहां का कम होने लगे, तो क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है ऐसा कि हो जाए? उनकी प्राकृतिक आवास को विनाश विनाश हो जाए, या हम्म। तो मानव हम्म। या तो मानव हस्तक्षेप करेगा, उनको मारेगा। बिल्कुल सही है। या तो पेड़ प्रकृति। पौधे हम्म। ये पेड़ पौधे बहुत काट देगा सर। हम्म। बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन हो गया। यही सब होगा। हाँ, तो आवास, प्राकृतिक आवास क्षरण सबसे बड़ा कारण जो है यही है। सबसे बड़ा कारण जो है प्राकृतिक आवास का विनाश। पेपर में पूछा जा चुका है ये, सारे कारण दिए गए थे तो उसमें सबसे बड़ा कौन था, यही है। अचानक से। और ये कैसे हो सकता है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे आ जाएं तो उनसे हो सकता है। प्रकृति करती है काम सबसे ज्यादा मात्रा में थोक में, है ना? क्या हो सकती है जैसे जंगल बढ़िया हरा भरा था, ज्वालामुखी फूट गया, आग लग जाए, दावा नल आ जाए। दावा न लग जाए, वनाग्नि हो जाए, बहुत बढ़िया। हाँ। और मानव क्या ऐसे कहते कर हैं, दे भूकंप अपना। भूकंप भी हो सकता है। हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या खेती हो सकता है, कृषि? अगर ऑप्शन में कृषि दिया हो, जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारणों में 1 2 3 4 मल्टीपल चुनने हों, तो क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैव विविधता ह्रास में गिना जाएगा या नहीं? खेत कृषि मतलब आर्टिफिशियल प्लांट नहीं, मतलब असली खेती जो धान गेहूं लगाते हैं ये आएगा। सर लेकिन यहाँ तो खेती की नहीं जा सकती ना। अरे जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं लोग, मानव ही तो है, तो झूम। कर सकते हैं सर, हो सकता है। खेती करना भी जैव विविधता ह्रास के अंतर्गत आता है। क्यों? हम्म। क्योंकि जो मानव खेती कर रहा है, अगर वहां खेती ना करे और जमीन जब उपजाऊ है तो वहां पर विभिन्न तरह के घास फूस उगाएंगे, है ना? विभिन्न तरह के वहां पर जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे और जंगल पैदा हो जाएगा एक समय के बाद, जो सक्सेशन वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन मानव क्या करता है? वहां पर खेती कर डाल रहा है या फिर जंगलों को काट डाल रहा है। अब वहां पर एक ही तरह का खेत लगा दिया, फसल लगा दिया, वो नियंत्रित माहौल में कर रहा है। अब गैया आ गई वहां पर जो है चरने, तो उसको डंडा मार के भगा देते हैं, है ना? उस गाय को ये भी नहीं पता कि भाई मुझे क्यों नहीं चरने दे रहे हो, ये मेरी भी तो पृथ्वी है ना? लोग सरकार को दोष देंगे, देखो क्या कहते हैं, गायों का वध इन्होंने रोक दिया है, अब देखो खेत चरे जा रहे हैं। अरे इस पृथ्वी पर तुम मानव अकेले का अधिकार है? तुम तो बहुत लेट में आए हो, तुम्हारा कहां से है ना? सभी का अधिकार है, समान रूप से अधिकार है, लेकिन मानव अपनी शक्ति का प्रयोग करके, अपने बुद्धि और मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने स्वार्थ में बाकी जीवों के अधिकारों का हनन कर रहा है। जैव विविधता को क्षति पहुंचाने का एक प्रमुख स्रोत बन गया है मानव सभ्यता। यहाँ पर जैव विविधता के लिए एक वायरस का काम कर रही है, तो यहीं पर कभी कभी वायरस के रूप में प्रकृति एंटीवायरस प्रयोग करती है। एंटीवायरस भी क्या होता है? वायरस। जो एंटीवायरस होता है वो खुद में एक वायरस ही होता है, तो नेचर का सिस्टम देखता है तो वो एंटीवायरस डालता है और आप उसे कहते हो वायरस है। आया था कोरोना ना, कोई पहली बार नहीं है। हर 100 साल में प्रकृति बराबर कर देती है। अगर आप अपनी प्रजनन दरों को नियंत्रित नहीं करोगे, दूसरे जीव जातियों, जीवधारियों का संरक्षण नहीं करोगे, उनके अधिकारों को भी नहीं समझोगे, तो प्रकृति अपने सिस्टम में एंटीवायरस एक्टिवेट करेगी, है ना? और वो एंटीवायरस मानव रूपी वायरस को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इसलिए जानो, इसलिए पढ़ो, और केवल जानो और पढ़ो नहीं, जब आपको सरकार ताकत दे तो आप उस ताकत से, है ना, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, वन संपदा का संरक्षण करने का भरसक प्रयत्न करो। अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगो, करवाइए आप लोग, है ना?
जब क्या, ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम मानवों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही बताया ननू जी आपने। सविता, अब धीरे धीरे आप भी बोलना शुरू करिए, है ना, 8-10 क्लास तो हो गया है ना, अब धीरे धीरे बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, है ना, वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन और ह्यूमन इंटरवेंस, मानवीय हस्तक्षेप जो आपने बताया, देखो सारी चीजें लिखी हैं। वनोन्मूलन, है ना, वही शब्द है यहाँ पर आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। इनके संरक्षण के लिए अभी हमने बात किया, तो क्या है, एक देश के करने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, सब लोग मिल करके करेंगे तभी होगा। तो उसके लिए बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन, इस पर इन्वायरमेंट आगे अभी है, इकोलॉजी चल रहा है, इन्वायरमेंट में आप इन सारे कन्वेंशंस को, साइट्स क्या है ना, बर्ड्स इंटरनेशनल क्या है ना, यूएनडीपी क्या है, ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइट्स का 2017 में 2 क्वेश्चन बैक टू बैक, एक साल के अंदर साइट्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, केवल साइड से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां से भर भर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए टर्म्स, ये एसएससी ग्रेड के क्वेश्चन से यहाँ से उठते हैं, है ना, एसएससी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कितने दिया, टर्म्स क्या है ना, वो भी देख लीजिए आप, वो भी नोट्स भेजा जाएगा, तो उसमें सब चीजें हैं जो रटने वाली चीजें हैं, उनको आप देख लेना, है ना। बायोडाइवर्सिटी 2 शब्दों से बना है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, ये तो अभी बता ही गया, है ना। और थॉमस लॉवजॉय ने अपनी किताब में, है ना, जैविक विद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द पेश किया था सबसे पहले, तो ये आपको याद रखना, 1930 नहीं, याद रखो, थॉमस लॉवजॉय ने अपनी किताब में इसको सबसे पहले दिया, है ना। फिर क्या हुआ, इनको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है, एडवर्ड विल्सन पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना, एडवर्ड ओ विल्सन है इनका जो है, तो ये याद है, कौन सा, 1985 में, है ना, अपने शोध में, जैसे शोध का मतलब ये, जैसे मैं अभी कुछ नया बता दूं, सिलेबस के बाहर कुछ ऐसा चीज बता दूं, है ना, जो बोल दूं, जो हो तो बढ़िया, लेकिन सिलेबस में ना हो, लिखा पढ़ी में ना हो, क्यों, क्यों, डिग्री ना हो, रिसर्च नहीं कर रहा था, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अनुसंधान नहीं कर रहा था, तो जो कुछ बोला गया बहुत अच्छा बोला गया, लेकिन उसका कोई वैल्यू अभी है नहीं, लेकिन दुनिया को पता है कि हाँ भाई, कुछ किताब में इसने लिखा तो था, बोला तो था ऐसे। लेकिन जब रिसर्च करेंगे, है ना, किसी बहुदेशीय संगठन के द्वारा प्रेरित, है ना, वित्त पोषित निकाय के माध्यम से रिसर्च प्रस्तुत करेंगे, तो अब क्या है, वो क्या हो जाएगा, सिलेबस बन जाएगा। तो उस तरह से नहीं कहो कि 2-2 बार कैसे, है ना। इनका भी नाम याद रखना, WG रोजन, है ना, इन दोनों लोगों ने इसकी पूरी परिभाषा दिया, उसके बाद कितनी तरह तरह की होती हैं वो भी बताया, ये कितनी तरह की होती हैं, वर्गीकरण किया था WG रोजन ने, जैव विविधता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। यहां पर इन्होंने दिया, और परिभाषा उसकी परिभाषित किया एडवर्ड ओ विल्सन, ये 2 नाम आपको याद रखना है, जब कभी कभी यूपीएससी सरल क्वेश्चन बनाने की सोचती है ना, तो वो कठिन हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का जो आदत होती है, वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है
है ना। और एसएससी के बच्चों की तैयारी करने की जो आदत होती है वो ज्यादा रटंत विद्या होती है ना। तो वो इसलिए अब दोनों में ही क्या कर दिया गया है, मेथड ही परिवर्तित कर दिया है सरकार ने। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस बढ़ा दिया है यूपीएससी में, इस तरह के पूछ लेगा, है ना। पेपर देखिए इधर कैसे पूछ रहा है ना। और एसएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, चलिए ये देखिए जैव विविधता पर राष्ट्रीय मंच, है ना। इन्होंने कहा, इन्होंने एक और बड़ी चीज कहा था, वाल्टर जी रोजन ने, ये याद रखना, किस पूरे देश के सभी लोगों को इकट्ठा हो करके, है ना, जैव विविधता संरक्षण पर बात करनी चाहिए। किसी एक देश से, किसी एक व्यक्ति के सोचने से कुछ नहीं होने वाला, या करने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं मैं पूरी जिंदगी पेड़ लगाऊं तो कितना लगा दूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं एक भी पेड़ ना लगाऊं, मैं ऐसे अधिकारी पैदा कर दूं, है ना, जो अपने जिले में, है ना, सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन को फलीभूत कर दें, तो मैं एक जगह पर बैठ करके अनवरत न जाने कितने करोड़ों पेड़ लगा डालूंगा। है कि नहीं, लगेगा ना। मैं एक भी पेड़ ना लगाऊं, वैसे मैं बहुत लगाता हूं, है ना, एक भी पेड़ ना लगाऊं, है ना। दिस इज द पावर ऑफ मास्टर, है ना। एक जियोग्राफर था, मैकिंडर, है ना, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिख दिया था, हार्टलैंड थियरी। दो दो विश्व युद्ध हो गए उसके कारण, और तीसरा भी होगा तो उसी थियरी। इतना वो कमरे में बैठ करके एक भूगोल वेत्ता जो है 10 पेज में अपना कॉन्सेप्ट लिख करके दे देता है, और उस कॉन्सेप्ट पर पूरी दुनिया टूट पड़ती है ना। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री पूंजीवाद पर लेख लिखता है, मर्केंटलिज्म की आइडियोलॉजी देता है, उपनिवेशवाद को पैदा करता है। वो घर से नहीं निकला, लेकिन उसकी थियरी से क्या हो गया, पूरा वणिकवाद, बड़े बड़े कुछ चंद छोटे छोटे देशों ने पूरी दुनिया को अपने जूतों के तले रौंदा, है ना। दिस इज द पावर ऑफ मास्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं जैव विविधता क्या है। ये आप जान चुके हो वैसे। जैव विविधता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, है ना। इनको आप पढ़ लेना, किसने कौन कौन सी परिभाषा दिया है। मेंस ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर दिया गया है ना। इसको आप देख लीजिएगा। जैव विविधता का मतलब सीधा सीधा ये है, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी समरसता के साथ में जैविक संक्रिया कर सकें, है ना, वही है जैव विविधता। विभिन्न प्रजातियां, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, प्रजातियों के बीच भिन्नता होनी चाहिए, तभी तो डाइवर्सिटी होगी, है ना। अलग अलग प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या है, इधर ऊपर जो रोजन साहब ने बोला था, है ना, ये देखिए इन्होंने जो कहा था रोजन साहब ने, फिर हुआ भी आगे देखिए क्या। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी की जैव विविधता के को रक्षा करने के लिए 1992 में रियो दे जनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। पृथ्वी कहाँ, ब्राजील, है ना, क्योंकि ब्राजील में है अमेजन का रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। 20% ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है अमेजन का। अमेजन नदी का कारण, उसका असली नाम क्या है, सेल्वास। उसका नाम है असली सेल्वास का जंगल। याद रखना, ये भी डायरेक्ट पूछा गया है। रियो दे जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ, क्यों, क्योंकि सारे देश आ गए हैं भाई यहाँ, है ना। और वहां पर बात कर रहे हैं कि अब हम पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, जैव विविधता के स्तर देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इस फोटो में आप देख पाओगे जो तीन तरह की जैव विविधता का वर्गीकरण किया गया है, उसको फोटो के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो हटाते हैं। हम्म, ये देखिए तीन तरह का जीन विविधता, पारिस्थितिकी विविधता देखने को, प्रजाति विविधता देखने के लिए। जीन मतलब अनुवांशिकी, इसी को कहते हैं। ठीक, जीन विविधता मतलब अनुवांशिकीय विविधता। अभी इसको आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अनुवांशिकीय जैव विविधता, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो मक्के की विभिन्न किस्म, एक तो मक्का उठाया गया है। इसी तरह से चावल है, चावल की कुछ प्रजातियां बताइए आप लोग, अलग अलग। चावल क्या है, एक ही है, एक प्रजाति है, लेकिन उसकी किस्में कितनी है, बहुत सारी किस्में हैं। गाय है, उसकी बहुत सारी किस्में। अच्छा गाय की कुछ प्रजातियां बता दो कि प्रजाति तो गाय क्या है, स्पीसीज एक है काउ, है ना, उसका एक स्पीसीज है ना। अब उस गाय के बहुत सारी जीनीय विविधता देखने को मिलती हैं, नस्लें हैं ढेर सारी। एक आध दो नाम बताइए जो आपने अपने घर और इधर उधर मतलब अपने क्षेत्र में, अपने गौरीगंज में देखा हो। दुनिया दूर की नहीं, पहले अपने जहां बैठे हैं वहीं से देखना शुरू करना चाहिए। सविता आप बता दो, कितनी तरह की भैंसिया होती हैं? अरे कितनी तरह के हम जान पाते हैं, जानते हैं ये? सर साहिवाल गाय, हाँ, असली वाली गिर है ना। गाय, हाँ, हम्म लाल सिंधी गाय होती है, हम्म, जमुना पारी, है ना। जमुनापारी, हाँ हाँ तो जबरदस्ती की हाँ। गाय बनाई गई है, फ्रीजियन जर्सी, है ना, लेकिन है यस सर। वही वो, है ना। क्रॉस यस ब्रीडिंग सर। भले की गई, बिल्कुल सविता, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। चीन विविधता का उदाहरण मक्के की विभिन्न किस्में जैसे हो गई। चलिए तो ये समझ गए ना। आम है, उसके भी अल्फांसो, रत्ना, है ना, कई सारे वैरायटीज हैं। ऐसे ही एक नस्ल क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई गई उसकी, मूसा अंडोनेशिया, पूछा भी जा चुका यूपीएससी में, 2015 में बना था, 2016 में पेपर में आ गया, है ना। मूसा अंडोनेशिया किसकी प्रजाति है, यूपीपीसीएस ने भी अभी 2 साल पहले उसको पूछ लिया, है ना। काय की प्रजाति, केला, गुलाबी गूदे वाला, सॉरी संतरी गूदे वाला केला, जो लिटिल अंडमान में वैज्ञानिकों की टीम ने उगाया। 16 फुट का केले पेड़ होता है, और एक केला 2.5 से 3 फुट का होता है, इतना बड़ा केला, है ना। और उसमें क्या है, पपाया का जीन, पपीता, पपीता का जीन मिला हुआ है उसमें, केले में। तो यानी कि विटामिन, केले में जो विटामिन नहीं था, विटामिन ए भी आ गया। यानी कि अब आपकी आंखों को भी फायदा करेगा वो केला, पपीते का गुण आ गया। हम्म। तो क्या है मूसा अंडमनेशिया, अंडमान से याद रखना मूसा, है ना। अंडमनेशिया केले की प्रजाति है, केला और पपाया को मिला करके केला बनाया गया है ना। इसी तरह से जामुनी आम, पूसा, है ना। पूसा मैंगो कहाँ से, किसने बनाया? बिहार के पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां है, उसने बनाया, है ना। वो एक कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ, बिहार में, उसने। उसमें क्या है, जामुन मिला दिया। जैसे आम, जैसे डायबिटिक लोग हैं उनको आम खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन लार टपकती रहती, देखते रहते हैं, मन महसूस करके बैठ जाते हैं, हाय राम काश, है ना। फिर याद आता है कि पैसा कमा कमा के मर गए, कभी कसरत योगा नहीं किए, पसीना नहीं भाए, और आज मैं इतना पैसा कमाने के बाद में पैसे के ढेर पर बैठा हूं, लेकिन आम नहीं खा पा रहा, जलेबी नहीं खा पा रहा, रसगुल्ले देखता हूं तो एकदम मन क्या कहते हैं, कहता है कि खा लूं, लार टपकती है अंदर, लेकिन बाहर भी नहीं गिरने देता हूं, नहीं लोग कहेंगे ललचाहा, है ना। ऐसी जिंदगी क्या, है ना। इसलिए क्या है, 15 मिनट डेली कसरत करो, है ना, नहीं तो जल्दी से बूढ़े हो जाओगे। और बूढ़े नहीं भी होगे तो बूढ़े जैसे हो जाओगे। जवानी में बुढ़ापा, है ना, और बुढ़ापे में भी जवानी आती है।
जो लोग थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, है ना। समझ में आया? आजकल के देखो छोटे छोटे बच्चे, चश्मा लग गया है आंखों में, दिखता नहीं है ना। बचपन से ही मोबाइल दे दिया है, माँ बाप को संभालना ना पड़े, मोबाइल दे दिया, ले बैठ के देखो। तो कहा नहीं आंख में लगेगा। विटामिन की ध्यान नहीं दिया जा रहा, पोषण का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोलगप्पा खा रहे हैं, उनके लिए विटामिन हो गई है गोलगप्पा का पानी, विशेषकर लड़कियों के लिए, है ना। जूस कह दिया जाए कि पी लो, क्या कहते हैं, तो नहीं पिएंगी। लड़कियों को कह दिया जाए दूध पियो, तो नहीं पिएंगी। और अगर कोचिंग से निकली है, गोलगप्पे का ठलिया दिखा गया तो समझ लो अमृत मिल गया, है ना। देखता नहीं हूं क्या मैं, सब लोगों को जो कोचिंग से निकलता देखे तो भीड़ लगी रहती थी वहां पर, है ना। आंखों देखा उदाहरण। क्यों तनु, करते कि नहीं लोग सब ऐसे, वही ठेलिया के पास, अपनी कोचिंग के पास, है ना। कितना भीड़ लगा रहता है। वही जूस की दुकान पर देखो, बिरले होंगे खड़े होंगे। कौन ज्यादातर वहां खड़ा रहता? बूढ़े लोग, जिनको अब फिक्र है, वो वहां दिखाई देंगे। दो जूस की दुकान अपने गौरीगंज में खुली थी, बंद हो गई। वो रिस्पॉन्सिबल। हम लोग अच्छी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो विलुप्त हो जाती है वो चीज। तो ये है जीन विविधता का, मक्के की विभिन्न किस्में, एक ऐसा फोटो लगा है इसी तरह से, विभिन्न चाहे जो कोई भी हो, है ना। ऐसे अनुवांशिक विविधता के अंतर्गत, तो अनुवांशिक विविधता क्या होती है, यहां पर आपने देखा समझा, ये देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये इसमें दिया गया है सारी बातें यहां पर। ये क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। और इसमें डाइवर्सिटी कैसे आएगी, अगर आप दूर दराज शादियां करो, ठीक, दूर दराज शादियां करो तो जीन हमेशा अपडेट होता जाएगा। और अगर अपने ही मतलब कुल में शादियां कर रहा है कोई, तो उसका जीन अपडेट नहीं होगा। हमारे समाज में भी इसके बारे में सभी धर्मों में लगभग कुछ मेच्योर बातें कही गई हैं, है ना। जिनका धर्म से इसलिए कनेक्ट किया गया कि भाई अब तुम्हें आईएएस पीसीएस की क्लासेस तो नहीं पढ़ाई जाएंगी हर किसी को, है ना। तो उनको धर्म से जोड़ दो। तो भाई इतना देर समझाने क्यों पड़े कि जीनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीन अपडेट होता है ना। जीन अपडेट होगा तो आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आने वाले समय के लिए। ये सब बातें जो होती हैं, बैठ करके 50 लेक्चर उनको नहीं दिया जा सकता। सिंपल हमसे कोई कोई इससे पूछे कि क्यों करे, तो मैं कह दूंगा भगवान, भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने, अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ, ऐसा करना, है ना। तो क्या होगा, वो कुछ अब जो कमजोर लोग होगा, जो जिसको नहीं ज्यादा जाना, ओके ठीक है, अब भगवान की बात है ना, कर लेते हैं। तब भी हो गया काम होने से मतलब है, यहाँ सीधी बात ये है, चाहे वो भगवान का नाम बता करके काम करवा लो, चाहे उनको 50 घंटा ज्ञान दे करके ऐसा मेच्योर बना दो कि वो अंदर की बात जान, है ना। और सुन लो, पढ़ा लिखा वाली बात उतना स्ट्रांग मन में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डर नहीं होता है। लेकिन जब भगवान वाला मैटर आ जाता है ना, वहां पर तुम पक्का श्योर होता है, क्योंकि वहां डर है। वो अपनी बात नहीं ना, भगवान की बात है, पंगा नहीं लेना, है ना। हाँ, इसलिए होता है। देखिए ये क्लासिफिकेशन में अनुवांशिक विविधता जो वहाँ फोटो देखे थे, उसके बारे में यहाँ विवरण लिखा हुआ है ना, कि भीतर वंशानुगत जानकारी की बुनियाद, है ना, मम्मी पापा से बच्चों में जाती है। सब लोग दूर दराज शादी करना, है ना। दूर दराज का मतलब किलोमीटर से नहीं होता है ना। इसका मतलब दूर के जीन में शादी करना, है ना। मौसी के लड़की शादी कर लेते हैं, वहां बैठी अमेरिका में, कर दूर ना, वो नहीं हुआ जीन अपडेट आपका, वो एक ही कुल में एक ही परिवार में जाके कनेक्ट हो रहा है, अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो तो बुद्धि भी अपडेट नहीं होगा, वहीं रह जाएंगे कुंद कुंद, है ना। क्या करेंगे वैज्ञानिक अन्वेषण, नहीं होगा, है ना। तो महान, जो महान महापुरुष कैसे पैदा होंगे अपडेट नहीं होगे तो, है ना। माता पिता से इस गुण को प्राप्त करता है ना। इसी कारण एक जीव का अगली पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी के समान गुण का होता है।
क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया तो अलग हो गया, है ना। एक बंदा था लियोनार्डो दा विंची, उसने तो कह दिया था, है ना, कि जात पात कुछ नहीं, है ना, बहुत सारी बातें बोला था, और उससे ज्यादा जानकार भी उसके समय का कोई था नहीं। 15 चीजें उसे पता थी लियोनार्डो दा विंची को। उसका एक चीज तो अभी लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं वो, वही मोनालिसा पेंटिंग, वो कुछ नहीं था उसके टैलेंट के आगे। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, बहुत बड़ा खगोल शास्त्री था, बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, वो जीव विज्ञानी था, बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री था। 14 नहीं 16 नहीं सॉरी, 15 चीजें, 15 चीजें। आर्टिस्ट तो था ही, आर्टिस्ट वो सबसे बाद में था, लेकिन सब लोगों दुनिया ने उसको आर्टिस्ट बना दिया। उसकी और किताबें तो पढ़े नहीं। उसकी किताब क्या था, लिंकेस्टर, कोडेक्स लिंकेस्टर, अब तक की दुनिया की सबसे महंगी बिकी हुई किताब, $30 मिलियन में। किसने खरीदा था? पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति ने, समझे। उसका इंटरेस्ट वहां जा रहा है। पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्ति का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? $30 मिलियन में खरीद रहा है एक तो किताब, है ना, विंसी की लिखी हुई। तो एक महान व्यक्ति को एक महान व्यक्ति ही समझ सकता है ना। गधों को तो केवल घास चाहिए, है ना, उसी में उनकी जिंदगी पैदा हुई थी, उसी में समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं इधर ऊपर। और विभिन्न प्रकार के पौधे प्रजातीय विविधता का उदाहरण है। दूसरा हमने कहा था प्रजातीय विविधता, है ना, प्रजातीय विविधता। अब यहां पर है कि पौधा हम उठा लिए। पहले क्या उठाए थे? आम का पेड़ उठाए थे और ढेर सारी आम की प्रजातियों की बात किए थे, है ना। यहां पर क्या बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। बताओ तनु तिवारी, एक तिवारी सब पर भारी, बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अब केवल फोटो देख के आप बता दो, आगे थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताइए, फोटो देखिए और बताइए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करिए, गलत होने दो, गलत ही तो करने बैठे हैं। हो सकता है गलती से अपने आप सुधार कहीं ना हो जाए। सर एक जगह पे कई प्रकार के पेड़ पौधे, मतलब आम हुआ, जामुन एक्सीलेंट, और बहुत। बिल्कुल करेक्ट है ना। सविता, आपको समझ में आई बात ये, कि जैसे पहले यस पेड़ सर। की तरह तरह की नस्लें जैसे गाय की तरह तरह की नस्लें, जमुना पारी, साहीवाल, यहाँ पर हम भैंस, गाय, गधा, घोड़ा और हाथी एक ही सरिया में बंधे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग 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 है तो पौधा ही, लेकिन तरह तरह का है तो फूल ही तरह तरह का है तो जानवर ही तरह तरह का है ना। तो ये क्या होती है? इसे कहते हैं प्रजातीय विविधता। अगला पारिस्थितिकीय, तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता। चलो थोड़ा सा हो सकता है कुछ और निकल आएगा, नीचे देखते हैं, फिर तीसरे में आएंगे। प्रजातीय विविधता की तरफ देखते हैं, ये देखिए। प्रजातीय विविधता से तात्पर्य किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता से है ना, वही बात, है ना, किताबी भाषा में। और सुन लो, किताबी भाषा में लिखने पर मेंस में ज्यादा नंबर नहीं मिलता, ठीक है। वो जान जाता है कि तुम रट के आया है ना। अपनी हृदय की भाषा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हृदय की भाषा का मतलब ऐसा लिख दें कि गमरुआ वाली भाषा आपकी हृदय की भाषा है, तो उसको सुधारिए भाई, अपनी हृदय की भाषा को सुधार करिए, है ना। तो सरल लिखिए, सरल लिखना है। ऐसी भाषा का प्रयोग मेंस में नहीं करना है कि या तो खुद जाने या खुदा जाने, है ना। ऐसी भाषा का नहीं लिखना है प्रयोग। दो प्रजाति समान नहीं होते हैं ना, जैसे इंसान और चिंपांजी अलग अलग प्रजाति है,
जबकि दोनों के जीन में कितनी समानता है, 98.4% की समानता है। सबसे ज्यादा सिमिलर है अगर मानव से तो कोनो है तो चिंपांजी बंदर, है ना। लेकिन दोनों अलग अलग जीवधारी हैं। यही कहते हैं प्रजाति विविधता। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर आ जाते हैं फिर से। बाकी नोट्स दे देंगे, वही सब बातें हैं। बहुत ज्यादा नोट्स पढ़ने की जरूरत न पड़े, ऐसा कोशिश किया करिए। क्लास ही ऐसी पढ़िए ध्यान पूर्वक अर्जुन की तरह कि आप किताब लिख सको उसके बाद, है ना। स्वयं सही, ये भी नहीं कि अपने मन को फर्जी, सही किताब लिख सको। तो ये पारिस्थितिकी विविधता क्या है? अब यहां पर भिन्न भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को एक जीव मान लिया जाए। अब बात आती है कि क्या पारिस्थितिक तंत्र जीव है? हाँ, एक तालाब जीवित होता है। विज्ञान अभी अनुसंधानगत है। कुछ समय के बाद ये प्रूफ हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, है ना। कुछ समय के बाद ये प्रूफ हो जाएगा लिखा पढ़ी में कि पत्थर भी जीवित है, वो भी महसूस करते हैं। और ये सत्य है, जान लो। आपका लैपटॉप भी आपको वैसे ही महसूस कर रहा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप महसूस कर रहे हो, नहीं, उसका अपना सेंस है, उसका अपना सेंसरी सिस्टम, उसका अपना अलग मन है, उसका अपना एक तरीका है ना। वो उस तरीके से बंधा है। पहाड़ अपना अलग जीव है। पहाड़ में जो रहने वाला रेंगने वाले जीव जंतु वो भी जीवित हैं। पेड़ वो भी जीवित है ना। पेड़ पर पूरा जीव सहित एक सिस्टम बनता है, वो एक अलग मन है, वो अलग जीवित है। इस तरह से पूरा सब कुछ लेकर के एक पहाड़ सबकी जिम्मेदारी लेकर के वो भी एक जीवित है ना। वो भी जीवित है, उसका भी एक मन है। जैसे तुम्हारा शरीर है ना, ये पर्वतों से भी बड़ा है बहुत सारे जीवों के लिए, तो ये ब्रह्मांड से भी बड़ा है ना। इतने छोटे छोटे जीव हैं। तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे चेहरे पर न जाने कितना प्रजनन हो रहा होगा इस समय, है ना। नई नई सभ्यताएं फल फूल रही होंगी आपके चेहरे पर ही। उंगली को ऐसे हथेली उठाओ, है ना, इस पे न जाने कितनी डायनेस्टीज चल रही हैं जीवधारियों की। इतने छोटे हैं कि दिख नहीं रहे हैं, है ना। उनका अपना पढ़ाई चल रही होगी, क्लास चल रही होगी, है ना। और आपका एक अलग मन है। क्यों? आप उस पूरे शरीर के नियंता हो। इसी तरह पहाड़ का भी है। सनातन वैदिक धर्म में तो इन्हें जीवित दिखाया भी गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती का विवाह यह सिद्ध करता है कि सनातन वैदिक धर्म में ऑलरेडी ये खोजा जा चुका था कि इनके भी मन होते हैं। सागर राज की पुत्री से विष्णु जी का विवाह यह सिद्ध करता है कि सागर का भी मन था, है ना। तो अभी जो लिखा पढ़ी का विज्ञान है अभी पीछे है, समय के साथ अपग्रेड होगा। तो यह भी एक पारिस्थितिक तंत्र भी एक जीव है। और अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग तरह के ही जीव जंतुओं के फलने फूलने की व्यवस्था होती है। तो यह पूरा पारिस्थितिक तंत्र को एक जीव मान लिया जाए तो यहां पर उनकी भी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी। पृथ्वी को देखिए, अलग अलग जगह, कहीं समुद्र है, कहीं झील है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, कहीं सदाबहार जंगल है ना। कहीं पर बर्फ बर्फ पड़ी हुई है, परमाफ्रॉस्ट रीजन है, तो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो कोई मरुस्थल है, कोई खाई है। तो ये सब अलग अलग तरह की परिस्थिति में है। और अलग अलग तरह की परिस्थितियां अलग अलग तरह के जीव को ही वहां पनपने देती हैं जो कि वहां पर अनुकूलित हो सकें। ऐसा नहीं होता है कि वो वहां पर वही वाला उगाती हैं, वहां पर वही उग ही पाएगा। कोशिश दूसरा करेगा तो नहीं उग पाएगा। आप जाइए सदाबहार वनों का प्लांटेशन करके आइए मरुस्थलों में। सरकार करा दे 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दे और मरुस्थलों में लगा दे सदाबहार वन। असंभव है कि हो पाएंगे? असंभव तो नहीं है।
जबरन प्रयास करोगे तो उसका क्षति भी पाओगे। अगर थार का मरुस्थल हरा भरा हो जाए तो पूरा भारत मरुस्थल हो जाए। अच्छा, इस बात को एक्सप्लेन कर सकती हो? भूगोल की क्लास में मैंने समझाया था। अनु, बताइए, कोशिश करिए। अगर हम इस थार के मरुस्थल को हरा भरा करते तो पूरा भारत सूख जाएगा। कैसे? कैसे सूख जाएगा? अरे, ये मरुस्थल ही तो है, गर्मी में लो प्रेशर पैदा करता है, लू चलाता है, इधर से आती है, हाँ, क्योंकि इससे बारिश करवाता है लोग। मानसून को खींचता है। और भारत का रेनफॉल जो 80% डिपेंडेंट है, हाँ। वो किस पर? साउथ वेस्टर्न मानसून पर डिपेंडेंट है। 80% वर्षा यहाँ से होती है। ये मरुस्थल पुश एंड पुल इफेक्ट का काम करता है, मानसून को खींचता है और धक्का मारता है। और मरुस्थल ही न रहा तो क्या होगा? हाँ, तो जो है, तो बारिश नहीं होगी सर? जो जहां पर है सब बढ़िया है ना? सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। सुधार बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। सुधार अंदर करने की आवश्यकता है। बाहर सब ऑलरेडी सुधरा हुआ है ना? हाँ, चलिए भाई, तो ये समझ गए। फिर हमको भी समझा दो कि पारिस्थितिकीय विविधता क्या होती है। कोशिश करके समझा दीजिए। चैप्टर ही खत्म हो गया, है ना? पूरा तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अभी 3 दिन की क्लास है लगभग। नोट्स अभी हम भेज देंगे आपको। मटेरियल पूरा इस एक नोट्स में है, कलेक्टिव। बताइए, क्या होती है पारिस्थितिकी विविधता को हम कैसे समझें? कोशिश करिए। इसमें क्या बोला है? पर्यावरण के निर्जीव, है ना, पर्यावरण के निर्जीव या अजैविक घटकों के साथ, है ना, जैविक घटकों का पारस्परिक संबंध। ये वही संबंध है जो मछली का पानी से है ना? कुएं के मेढक का कुएं से है। ठीक। तो ये क्या है? जीवों के भौतिक पर्यावरण का एक साथ पारस्परिक क्रिया है। अब इसमें क्या क्या आ गया? मक छोटा भी है, जैसे गोबर का जो टीला होता है उस पर ढेर सारा काई। इसको भी गोबर का टीला भी ये ऑप्शन में था, इसलिए यूपीपीसीएस इस तरह से मजे ले लेता है। ठीक है, गोबर का टीला। हम्म। मकड़ी का जाला। तालाब, पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र तट, नदी, है ना? ये सब क्या है? पारिस्थितिकी जैव विविधता के उदाहरण। ठीक। ग्रेडियंट्स, ये देखिए, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? ढाल, घटती बढ़ती। ग्रेडियंट का इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी घटती बढ़ती है, वो वाली बात इसमें कही गई है ना? इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर इधर ही देख लोगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पहला स्टार्टिंग हम लोगों ने यहीं से किया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। इसी तरह से मैदान से पर्वत के शिखर की तरफ बढ़ो तो जैव विविधता घटती जाती है। एक ही तरह के वृक्ष मिलने शंकुधारी शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है? जैव विविधता कैसे, कहां से किधर को घट रही, किधर की, तो जैव ढाल क्या है, इसका जो कर्व है वो कैसा है ना? कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, जैव विविधता की ढाल तुरंत, जो और हमेशा ढाल होती है ना? जब सदाबहार वनों से मरुस्थल की ओर बढ़ोगे तो जैव विविधता रिड्यूस होती हुई दिखेगी। बस यही बात वहां पर की गई है ना? बाकी सब लिखा पढ़ी बातें हैं, है ना, इनको आप देख लेना। मापन के घटक एक बड़ा टॉपिक है ना? इसको पहले ढंग से समझाना पड़ेगा, तब ऐसे ही बिना पढ़े मापन कर लोगे।
ठीक। तो इसको हम कल शुरू करेंगे, जैव विविधता का मापन कल का चैप्टर होगा। आज हम लोगों ने समझ लिया है कि बायोडायवर्सिटी कितनी तरह की होती है और क्या होती है ना। अब करेंगे डाउट क्लियरेंस, जैव विविधता का मापन। चलिए भाई। तनु, कल जो पढ़ी थी उसमें जो जो डाउट हो पूछ लो।